डिजीजेस में सबसे पहली श्रृंखला में आता है पाइल्स। अब पाइल्स क्या है? बेसिकली पाइल्स एक ऐसी बीमारी है बेसिकली जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसके एनल एरिया में अंदर या बाहर हिस्से में सूजन आ जाती है। उसकी वजह से क्या है, एनल का जो इंटरनल हिस्सा है और बाहर के हिस्से में स्किन जमा होकर मस्से की तरह बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो मस्सा है इसमें कई बार खून भी निकलता है, कई बार पेन भी होता है और मलत्याग के दौरान जोर लगाने पर ये मस्से बाहर भी आ जाते हैं। तो हेमोरॉइड जो है वो 2-3 तरह के होते हैं। तो इंटरनल हेमोरॉइड्स होता है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होता है। तो ये जब बाहर स्किन जमा होती है तो ये मस्सा बनना शुरू हो जाता है। और मलत्याग जब इंटरनल हेमोरॉइड्स है तो मलत्याग जब भी पेशेंट करेगा तो ये जो मस्से हैं वो अंदर से बाहर आ जाते हैं और इस समस्या के कारण व्यक्ति को बैठने में भी दिक्कत आती है कई बार और बहुत सारे लोग शर्मिंदगी के कारण इसको इग्नोर करते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बवासीर आखिर क्या है? इसको एक पाइल्स का जो हिंदी नाम है उसको बोलते हैं हम बवासीर। अब बवासीर क्यों होती है? बवासीर देखिए सबसे ज़्यादा जो एक रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कब्ज बनी रहना, कब्ज के कारण पेट साफ नहीं होना, मल त्याग में जोर लगाना पड़ना, उसकी वजह से पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं उन लोगों में भी बवासीर की समस्या देखने में मिलती है। एक और रीज़न इसका मोटापा भी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी देखा जाता है कि पेशेंट को बवासीर की प्रॉब्लम हो रही है। डिलीवरी के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट है उसको बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब क्या लक्षण है, अब कैसे समझेंगे कि पेशेंट को बवासीर है? तो सबसे पहले तो है, देखिए मल त्याग के समय अगर पेन हो रहा है पेशेंट को या उसके साथ ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, तो ये मतलब कुछ बवासीर की शुरुआत हो गई है। फिर एनल एरिया के अराउंड आपको कुछ सूजन लग रहा है या कुछ गांठ जैसा बन रहा है, ठीक है। फिर एनल के आसपास अगर कोई खुजली जैसा कुछ फील कर रहे हो आप, मल त्याग के बाद भी ऐसा लगना कि पेट आपका साफ नहीं हुआ है, पाइल्स के मस्सों से खून आना, ये इसके मेन जो है लक्षण है। तो कब्ज है मेन, दर्द है, रक्त म्यूकस आना, सूजन, गांठ, खुजली, इस तरह का कुछ भी अगर रिकरेंट हो रहा है तो ये बवासीर के लक्षण हैं। देखिए अपने घर के टॉयलेट को आप बेशक अपने हिसाब से पूरी तरह साफ रखते हो, लेकिन अगर आप घर के बाहर जब भी कभी आप वॉशरूम यूज़ करते हो तो ज़्यादातर लोगों का जो देखिए एक वल्नरेबिलिटी रहती है कि जर्म्स, गंदगी, कीटाणु का डर एक बना रहता है। तो पब्लिक टॉयलेट्स देखने में कई बार साफ रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वहीं से आपको इन्फेक्शन और बीमारियों का एक जो डर है वो होने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। बुखार हो गया, उल्टी हो गया, पेट में ऐंठन शुरुआती लक्षण है जो इन्फेक्टेड स्टूल से या इन्फेक्टेड लोगों के मल से फैलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सावधानियां भी यूज़ करिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि बवासीर किस तरह की होती है, तो बेसिकली ये एक भयानक रोग है। भयानक रोग इससे बोलते हैं कि इससे पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अफेक्ट हो जाता है। और 2 प्रकार का है, खूनी बवासीर भी बोलते हैं, बादी बवासीर भी बोलते हैं। और खूनी बवासीर में क्या होता है कि इसमें तकलीफ नहीं होती है पेशेंट को, लेकिन ब्लड आता है। तो पहले क्या होता है कि कभी कभी स्टूल के साथ आता है, कभी स्टूल के साथ में टपक के भी आ जाता है, आपको ड्रॉप्स की तरह फील होगा, कभी एक पिचकारी की तरह आपको लग सकता है कि ब्लड आ रहा है, और अंदर एक मस्सा होता है। अच्छा, मस्सा भी ये है कि इंटरनल पाइल शुरू में बाहर नहीं आता, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर जो अंदर का मस्सा है वो भी थोड़ा सा भी जोर लगाने पे बाहर आ जाता है और फिर अंदर चला जाता है। लेकिन जो स्टेज 3 पाइल्स है उसके अंदर क्या होता है कि वो मस्सा भी बाहर नहीं जाता, वो बाहर ही रहता है। तो ये बहुत ही ब्लडी पाइल्स जो है वो बनना शुरू हो जाता है। बादी बवासीर में क्या होता है, पेट खराब रहता है पेशेंट का, कब्ज बनी रहती है, गैस बहुत बन रही है, बवासीर की वजह से पेट बराबर खराब रहता है। तो पेट की गड़बड़ से बवासीर होने की एक टेंडेंसी हो जाती है। एडिशनल जलन, दर्द, खुजली, बेचैनी, ये सब चीज़ें तो आती हैं। इसमें भी मस्सा अंदर है, लेकिन क्या होता है कि मस्सा अंदर होने की वजह से पखाने का रास्ता छोटा होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे घाव होना शुरू हो जाता है, फिर फिशर्स हो जाते हैं।
ये पूरा हम बात करेंगे। जैसे जैसे बवासीर पुराना होता है वो बगंदर में चेंज हो जाता है, उसको फिस्टुला बोलते हैं। तो ये बहुत ही मतलब है कि सबसे पहले पाइल्स हो रहा है, पाइल्स के बाद फिशर आ जाता है साथ में कई बार, और फिस्टुला। ये जो है पखाने के रास्ते कुछ व्यक्तियों में इस तरह से आनुवंशिकता, मतलब जेनेटिकली भी आपको ये देखने को पड़ता है। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, भारी वजन उठाते हैं, कुली हो गया, मजदूर हो गया, वो लोग ज़्यादा बल्कि जल्दी इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं। और कब्ज़ जो है वो इसका मेन रीज़न है। तो क्यों? क्योंकि कब्ज़ जो है बवासीर को जन्म दे रही है। कब्ज़ की वजह से मल सूखा हो रहा है, कठोर हो रहा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मल त्याग के वक्त रोगी को काफ़ी देर तक पखाने में उकड़ू बैठना पड़ता है। उससे ब्लड वेसल्स पे जोर पड़ता है, फूल कर वो लटक जाती है। तो इस तरह से जो बवासीर है ये धीरे 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 गंभीर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, प्रारंभिक अवस्था है अगर, तो कुछ घरेलू उपायों से ही आप देखेंगे कि बवासीर पेशेंट का काफ़ी स्टेबल हो जाता है जल्दी। अगर आप कब्ज़ को दूर करें, जैसे आपने अगर वाईटीएम का आपने कम वक्त कब्ज़ दिया पेशेंट को, तो सिर्फ उसका कब्ज़ तक ही बात हल हो जाएगी। कि अगर आप 1 चम्मच कम वक्त कब्ज़ देते हैं रात को सोते हुए कोसे पानी के साथ, तो उसी से ही जो पेशेंट है उसको काफ़ी आराम लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कब्ज़ के साथ साथ अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, लाइफस्टाइल चेंज माने कि तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं ले रहे हैं, फल नहीं ले रहे हैं, तली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो आप, मिर्च मसाला जो है उसको युक्त हेवी भोजन कर रहे हैं, तो उससे जो है आपका जो लाइफस्टाइल ख़राब होके पाइल्स की तरफ ज़्यादा गड़बड़ होता है। ठीक है ना? अच्छा, फिर ऐसे पेशेंट रात को कम वक्त कब्ज़ लें, उससे ईजी रहता है, मल त्याग ईजी हो जाता है। गुदा के भीतर आप रात को सोने से पहले सुबह मल त्याग के पूर्व थोड़ा सा एक हल्का कोकोनट ऑयल अगर आप लगाएंगे तो मल विकास भी सुगम हो जाता है। और गुदा के जो बाहर लटके मस्से हैं, सूजे जो मस्से हैं, को अगर आप थोड़ा फिट्स बाद पानी में थोड़ा बिठाएंगे पेशेंट को नमक फिटकरी डाल के, तो उससे भी पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। तो ये सिकाई, गर्म पानी का सेक, ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे पेशेंट को बेटरनेस होना शुरू हो जाता है। देखिए, समझने की बात है कि ये बेसिकली ऐसी संरचनाएं हैं एनल एरिया की, एनल एंड रेक्टल एरिया की, कि ये मल नियंत्रण में हेल्प करती हैं और ज़रूरी भी है। ये ड्राइनेस हो जाती है, सूज जाती है, तो फिर क्या होता है कि इनका जो कुशन है वो ख़राब हो जाता है। तो खूनी बवासीर में मस्से खून हो जाता है उसके अंदर पूरा, और खून गिरना शुरू हो जाता है। बल्कि बादी बवासीर में मस्से काले रंग के होते हैं, उसमें खुजली, पीड़ा, सूजन, ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। और आप देखोगे बादी बवासीर के अंदर अतिसार, डायरिया पेशेंट को ज़्यादा रहता है। आईबीएस वाले लोगों को बादी बवासीर होने की एक रहती है। और हमारी जो गुदा है उसके अंदर 3 बलियाँ होती हैं, प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी बोलते हैं उसको। तो उसमें ये जो मस्से होते हैं वो इन एरियाज के अंदर होने शुरू हो जाते हैं। तो बादी आपको देखिए मोटा मोटा इतना पता होना चाहिए कि 2 तरह की बवासीर है, बादी है और खूनी है। बादी बवासीर में गुदा में सूजन हो सकती है, दर्द और मस्सों का फूलना, इस तरह के जो लक्षण हैं ये देखने में मिल सकते हैं। खूनी बवासीर में आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, लेकिन पेन है और ब्लड देख सकते हैं। इवन पेशेंट का जो ब्लड है जो अनीमिक हो सकता है पेशेंट, क्योंकि इतना कई बार पेशेंट को ब्लड का एक विस्तार होता है। और इसका जो कारण है वो बहुत ही अज्ञात है, लेकिन जो मोटे मोटे कारण जो हम देखते हैं वो लाइफस्टाइल है, कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है ना? और देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर आप पेशेंट को बता रहे हैं कि आप उपचार तो हम देंगे, लेकिन अगर आरंभिक उपचार के साथ आप फाइबर इंक्रीज कर दीजिए, तरल पदार्थ इंक्रीज कर दो, तो पेशेंट के जो लक्षण हैं वो गंभीर होने से पहले ही आप उनको बेटर कर सकते हैं। तो बाहरी मतलब इंटरनल बवासीर है या एक्सटर्नल बवासीर है, दोनों के अंदर ही आपको गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसा फील होगा, दर्द हो सकता है, खून आ सकता है, शौच, आपको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन लगेगा नहीं कि मेरा पेट साफ हुआ है। पेशेंट खाता है कुछ फिर जाता है, खाता है फिर जाता है, इस तरह से। और शौच के वक्त पीड़ा बहुत होती है। तो ये चीज़ बहुत ही देखने को है कि आप पेशेंट को कैसे आप उसको हेल्प करोगे।
और शौच के वक्त पीड़ा भी होती है, खुजली, शौच के वक्त म्यूकस आना शुरू हो जाता है, बार बार पेशेंट को मल त्यागने की एक इच्छा रहती है। यही अगर आप बवासीर को समय पर अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, फिशर आने शुरू हो जाते हैं। फिशर क्या है, बेसिकली गुदा के अंदर की जो परतें हैं, जो परतें आपको दिख रहे हैं ना स्लाइड पे, इनमें जब दरार आनी शुरू हो जाती है तो उस गुदा को हम क्या बोलते हैं, फिशर्स। और ये दरार उन जगहों में होती है जहां से आप मल त्याग करते हैं, ये है फिशर। तो गुदा या गुदा नलिका में जब भी किसी प्रकार का कट हो गया है या क्रैक हो गया है तो उसे आप फिशर या एनल फिशर बोला जाता है। और फिशर अक्सर तब होता है जब आप मल त्याग के कारण कठोर या बड़े आकार का मल आता है, मतलब बहुत जोर से पेशेंट मल त्याग कर रहा है तो उस दौरान दर्द होना, खून आना, ये सब चीजें देखी जाती हैं। और फिशर के दौरान आपको गुदा के अंत में मांसपेशियों में ईंठन भी फील हो सकती है। और फिशर छोटे बच्चों में तो काफी देखा गया है, क्योंकि फिशर इज बेसिकली क्रैक। तो खाद्य पदार्थ में आप फाइबर की मात्रा ज़्यादा बढ़ाओ, सिट्स बात बढ़ाओ। आज मेरी किसी पेशेंट से बात हो रही थी तो मैं यही बता रही थी कि फिशर अलग है, फिस्टुला अलग है और पाइल्स अलग है। तो अगर आपको इनके अंदर अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप पेशेंट की ज़्यादा अच्छी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो फिशर है ये भी दो प्रकार का होता है। पाइल्स तो हमने देख लिया ना, दो प्रकार की है, बादी और खूनी। फिशर भी दो प्रकार का है, अक्यूट फिशर है और क्रॉनिक फिशर है। अक्यूट में क्या है, अक्यूट माने तीव्र, त्वचा की ऊपरी सतह पर कोई भी क्रैक आ जाना अक्यूट फिशर कहते हैं। अक्यूट का मतलब है नया नया हुआ है। क्रॉनिक मतलब दीर्घ काल से है, उसको समय हो गया है काफी। तो त्वचा की समय पर अगर दरार ठीक नहीं होता तो फिर ये क्रॉनिक फिशर बनना शुरू हो जाता है। तो ये है दो। और इसके लक्षण क्या है, लक्षण वही सेम है जो मेन है, कि गुदा में कोई भी फिशर है तो आपको मल त्याग के दौरान दर्द होता है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चुभ रहा है आपको, और ब्लड आ सकता है मल त्याग पर, मल पर गहरा लाल रंग दिखाई देना दे सकता है, खुजली, जलन, चारों गुदा के चारों ओर त्वचा में दरार दिखाई देती है, कई बार त्वचा पर गांठ या स्किन टैग्स हो जाते हैं, और खुजली वगैरह भी पेशेंट को फील होती है। पर अगर आपको मल त्याग के दौरान दर्द हो रहा है और आपको ब्लड आ रहा है तो मतलब है कि आपको उपचार की जरूरत है। और ये कब सीरियस हो जाता है, ये सीरियस तब होता है जब साथ में आपको बहुत ज्यादा कब्ज हो रही है, ठीक है। तो उससे फिर लगातार क्या है, लगातार डायरिया होना शुरू हो जाता है, आईबीडी, क्रॉन्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और कई बार पता है बचपन से ही कुछ लोगों को एनल फिशर होता है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो गुदा क्षेत्र में ड्राइनेस बढ़ने से और रक्त प्रवाह जो है उसमें कमी होने से फिशर की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन आप देखेंगे प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी में भी ये चेंजेस हैं। फाइबर युक्त आहार का सेवन कम करना, उससे भी हो जाता है। गुदा में खरोंच लगना, गुदा मलाशय में सूजन होना, ये जो चीज़ें हैं इनसे भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप इसको रोकथाम कैसे करोगे, मेडिसिन की बात तो हम एंड में करेंगे, लेकिन आप एक संतुलित आहार के लिए पेशेंट को इनकरेज करिए जिसमें अच्छी मात्रा में फाइबर हो, फल हो, सब्जियां हो, तरल पदार्थ ज़्यादा हो, पानी का इनटेक, हाइड्रेट करे पेशेंट अपने आप को, नियमित रूप से व्यायाम करे, और शराब, चाय, कॉफ़ी ये चीज़ें बिल्कुल ना ले। पाचन और आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें जो हैं कब्ज़ के रोकथाम में हेल्प करती हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको फॉलो करें। देखिए, पाचन और आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको कब्ज़ को ठीक रखना ज़रूरी है। शौच जाने की इच्छा है, आप उसी टाइम जाइए, उसको वेट मत करिए। किसी भी वेग को रोकना आयुर्वेद में इसीलिए मना किया गया, क्योंकि आंतों में वो जमा होना शुरू हो जाता है और फिर क्या होता है कि वो मल कठोर हो जाता है अंदर पड़े पड़े, वो कठोर होके फिर वो गुदा में दरारें करता है, निकलने में दिक्कत आती है। इवन आपको पेशेंट को बोलना चाहिए और खुद भी ये चीज़ प्रैक्टिस में लानी चाहिए कि टॉयलेट पे बहुत देर तक नहीं बैठे, बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं। उन सब चीज़ों से एनल एरिया में दबाव पड़ता है और फिर फिशर, फिस्टुला या इन चीज़ों का एक वल्नरेबिलिटी बढ़ता जाता है। अब फिस्टुला क्या है, फिशर और फिस्टुला में क्या अंतर है बेसिकली। देखिए, फिस्टुला जो होता है बेसिकली वो अंगों और नसों के बीच में एक जोड़ रहता है,
ये मतलब एक रास्ता बना लेता है अंदर, ठीक है। प्राकृतिक रूप से नहीं होता, आंत व त्वचा के बीच में बन जाता है, कई बार योनि और मलाशय के बीच में भी बन जाता है, इसको बगंदर भी बोलते हैं। तो एक छोटी नली के समान रहता है, तो एक हिस्सा कई बार आंत के अंत के भाग को गुदा के पास की त्वचा से जोड़ देता है। तो कोई भी अच्छा इसमें संक्रमण हो जाता है, पस हो जाती है, तो फिर ये इजीली ठीक नहीं हो पाता, ये बहुत पेनफुल होता है। और ये आपकी जो गुदा नाली है, इसमें पस में इकट्ठा होते 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 फिर ये आगे और गहरा होता जाता है। और पस को निकालने के लिए अगर वो रास्ता अगर आपने पूरा नहीं उसको साफ किया, तो इसकी काफी बड़ी नली अंदर तक बन सकती है। लक्षण इसके सिंपल हैं, दर्द है, सूजन है, सामान्य रूप से मल नहीं आना, गुदा से लगातार कुछ रिसाव होना, ये जो सब चीजें हैं ये बगंदर में देखी जा सकती हैं। और कारण अच्छा इसके भी जो प्रकार हैं वो 4 तरह के हैं। इंटरस्फिंक्ट्रिक होता है, मतलब आपके जो स्फिंक्टर्स हैं उसके अंदर ट्रांसफिंक्टर जगह के हिसाब से है, सुप्रा स्फिंक्टर के ऊपर, एक्स्ट्रा स्फिंक्टर से साइड में। तो ये बेसिकली गुदा में आपको ये देखने को मिलते हैं। बहुत कम स्थितियां हैं जो बगंदर का कारण बन सके, जैसे क्रोन्स हो गया, रेडिएशन, ट्रॉमा, टीबी हो गया, डायवर्टिकुलस होता है, इन सब चीज़ों में ये देखा जाता है। तो सिंपल बगंदर आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सिंपल बगंदर है तो एक या एक से ज़्यादा बगंदर होने को सिंपल बगंदर कहते हैं। जब एक ही बगंदर की बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज बन जाती है उसको आप क्या कहते हो, लो और हाई भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये मतलब फैलता जाता है बहुत ज़्यादा, कम या ज़्यादा। तो लक्षण वही सेम है, गुदा में बार बार फोड़े हो रहे हैं, आसपास दर्द या पेशेंट को दर्द हो रहा है, ठीक है ना, और मल करने में दर्द है, रक्तस्राव है, गुदा के पास एक छेद से बदबूदार या खून वाली पस निकल रही है। पस जहाँ आ गई एनोरेक्टल एरिया में, तो आप समझ जाइए कि वहां पे फिस्टुला में चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो बार बार पस निकलने से गुदा के आसपास के एरिया में जलन होनी शुरू हो जाती है, बुखार होना, ठंड लगना, थकावट महसूस होना, कब्ज होना, सूजन होना, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर बगंदर गुदा में फोड़ा होने के बाद होते हैं, तो ये फोड़े से पस निकलने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता, तो उससे क्या है वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा खराब होता जाता है। और इनसे बल्कि आप देखेंगे कि जो कारण है इसके क्रोन्स है, क्रोन बहुत ही लंबी चलने वाली बीमारी होती है, इसमें पाचन तंत्र में पूरी सूजन हो जाती है। डायवर्टिकुलस है, मतलब बड़ी आंत की जो परतें हैं उनमें थैलियों में सूजन हो जाना, फिर गुदा के आसपास की त्वचा में फोड़े दाग पड़ना, टीबी हो जाना, इस तरह से चीज़ें बनती है। अब ये क्यों होता है, शुगर पेशेंट है, धूम्रपान कर रहा है, शराब, मोटापा, गुदा में कभी चोट लग गई है, कुछ रेडिएशन पेशेंट को पड़ा है ऐसे टाइम पे, इन सब चीज़ों से ये जो बगंदर है वो होने की संभावना रहती है। तो आप इसको रोकेंगे कैसे, पर्याप्त मात्रा में आप फाइबर खाइए, कब्ज है तो या सूखा सख्त मल आ रहा है तो बगंदर होने का खतरा हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में फाइबर, फल, सब्जियां, कब्ज अगर आप बेटर करेंगे, ठीक है ना, तो आप काफ़ी इन चीज़ों से बचते रहेंगे। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना हम तरल पदार्थ अंदर डालेंगे उतना हमारा मल मुलायम रहेगा, मल निकलने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। शराब और कैफीन अवॉइड करिए, व्यायाम करिए, शारीरिक गतिविधि करना बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ाना आप कम से कम 30 मिनट्स का व्यायाम करिए, पाचन तंत्र अच्छा रखिए और मल को अधिक देर तक मत रोकिए, इसका खास ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो मल को नहीं रोकना है, टॉयलेट में मल करते समय पर्याप्त समय ले, लेकिन बहुत देर तक अंदर बैठा ना रहे सोफा समझ के, और मल करने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाएं, क्षेत्र को सूखा रखिए। हर बार मल आने के बाद आपको अपने आप को हाइजीनिकली अपने आप को साफ सुथरा और मेंटेन करना चाहिए। और अगर आपका कब्जी हो रही है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लैक्सेटिव लीजिए और साथ में कुछ ना कुछ उपचार ले सकते हैं। तो अब वाइटियम आपको क्या ऑफर करता है, इस पे बात करते हैं। वाइटियम आपको कब्ज देता है, जिससे आप अपना जो कब्ज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 1 चम्मच ही काफ़ी है वैसे तो, पर एडिशनल अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है आप 2 चम्मच कब्ज भी दे सकते हैं पेशेंट को गर्म पानी के साथ। और फिस्टुला हो गया, पाइल्स हो गया और फिशर हो गया, सब में जो हमारी एक कॉमन टैबलेट जो चलती है वो है
पाइलेंट। हरितकी, इंद्रजव, दारू हरिद्रा, गूगल एलोवेरा हरिद्रा, सबके एक कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। ये ब्लीडिंग पाइल्स को भी कंट्रोल करती है, इचिंग को कंट्रोल करती है, लैक्सेटिव का काम भी करती है, पाइल्स में तो काम करती ही करती है। तो 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे आप दे सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के बाद आप 2 टैबलेट्स 2 टाइम्स अ डे तक कर सकते हैं। 3 से 4 महीना डिपेंडिंग अपॉन की पाइल्स कितनी पुरानी है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आप दीजिए। दर्दनाक संक्रमित रक्तस्राव जो है वो बवासीर से ये राहत देगी, आरामदायक है, तो आप दे सकते हैं। टैबलेट के साथ साथ सिरप का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना, तो उससे और पेशेंट को फ़ायदा होगा। यही अगर पेशेंट को साथ में खुजली है और साथ में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, आप एम्ब्रोसिड या लिपसिड उसको पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रोसिड आपको मालूम ही है कि एम्ब्रोसिड बहुत ही ज़्यादा हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न हो गया, जनरल जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है उसमें काम करती है। तो आप 2-2 गोली दिन में 3 बार सुबह शाम खाने से पहले आप दे सकते हैं 2 से 3 सप्ताह, और उसके बाद फिर उसको लेटर ऑन आप उसको 2 गोली दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके साथ साथ अगर पेशेंट आपको लग रहा है कि फिस्टुला की तरफ जा रहा है या फिशर बन रहे हैं, ड्राइनेस बहुत हो रही है, तो उसको साथ में इम्यूनिटी प्लस का कॉम्बिनेशन भी दीजिए। सेलुलर लेवल पे जब आप साथ में काम करेंगे, पेशेंट का इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, उसका इरिटेशन जो सिस्टम में आ रहा है वो भी ठीक होगा, इलनेस के खिलाफ उसके एक इम्यूनिटी बनेगी, मस्कुलर पावर बढ़ेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होगा। तो उसके ऑल इन ऑल सारे जो एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो मोटा मोटी अगर कोई भी फिशर, फिस्टुला या पाइल्स का प्रॉब्लम पेशेंट को आ रहा है, तो आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो पेशेंट को आप बताइए कि लाइफस्टाइल को कैसे बेटर करना है, खाने में क्या चेंजेस लेकर आने हैं, तरल पदार्थ कैसे होने चाहिए, एंड सेकेंडली कि आप पाइलेंट का यूज़ दीजिए पेशेंट को, ठीक है। पाइलेंट के साथ साथ में पाइलेंट सिरप दे सकते हैं, और कम्बख्त का साथ में दीजिए, और डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है वो आप पेशेंट को बता सकते हैं कि इम्यूनिटी प्लस साथ में लगा सकते हैं, या लिपसिड या एम्ब्रोसिड का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो और साथ में फिक्स बात के लिए भी पेशेंट को बोलिए, उससे क्या है आपका एनल एरिया जो है वो पूरा स्टीम हो जाता है, तो जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या पेन है उसमें उसको आराम मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल। देखिए नहीं होती।